हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेक्सिट कैसे हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूके पर, साथ ही यूरोपीय यूनियन के साथ साथ भारत पर। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर यह बात बता दूँ कि ये हमारा सेकंड वीडियो है ऑफ द सीरीज ऑफ 2 वीडियो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें क्लियर डिफरेंसेस बताया गया है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स लाइक यूके क्या है, इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है, यूरोपीय यूनियन क्या है, यूरोजोन क्या है और शेंजन एरिया क्या है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस पर आइए। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रेक्जिट है क्या। तो ब्रिटेन का एग्जिट ब्रेक्जिट कहलाता है, मीन्स यूनाइटेड किंगडम का यूरोजोन यूरोपीय यूनियन से अलग होना, यही ब्रेक्जिट कहलाता है। जो कि फैसला हुआ है जून 2016 में एक जनमत संग्रह द्वारा, जिसमें 17.4 मिलियन पीपल ने डिसाइड किया है कि उन्हें ब्रेक्जिट चाहिए, मीन्स यूके को ईयू से अलग होना, यही ब्रेक्जिट कहलाता है। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की एंट्री कैसे हुई यूरोपीय यूनियन में, और फिर उसका पूरा सफ़र और उसके बाद वो किस तरह से बाहर निकला। तो हम सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। आपको पता है वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो दुनिया थी वो दो भागों में लगभग बट सी गई थी। यूएसएसआर और यूएसए दो खेमे थे। तो ऐसे में यूरोप को अपना हित सुरक्षित रखने के लिए अलग जगह बनानी थी। ऐसी परिस्थिति के दौरान 1950 में बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग और नीदरलैंड ने मिलकर एक तरह से यूरोपीय यूनियन की शुरुआत ईईसी के रूप में की। जी हाँ, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के रूप में की। इस संघ के देश एक दूसरे से कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करते थे, साथ ही साथ इनके अनाज का उत्पादन जो होता था उसका आपस में बंटवारा होता था। तो इस व्यवस्था ने लगभग सभी देशों में तेज आर्थिक विकास किया। तो जब ईईसी बना तो उस समय यूके उसका ऑफिशियल मेंबर नहीं था। जी हाँ। तो सबसे पहले जो यूनाइटेड किंगडम ने ईईसी में एप्लीकेशन दिया वो 1963 में दिया, जिसे फ्रेंच गवर्नमेंट ने वीटो किया। जो सेकंड एप्लीकेशन दिया वो 1967 में दिया, जिसे फिर से फ्रांस ने वीटो किया। नेक्स्ट 1969 में उसे ग्रीन सिग्नल मिला, और डेनमार्क और आयरलैंड के साथ 1 जनवरी 1973 में जो यूनाइटेड किंगडम है वो यूरोपीय यूनियन मीन्स उस समय का ईईसी का पार्ट बना। अब कुछ सालों तक तो इस समूह ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन सभी देशों की अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि जब जो जो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूटर थे उन लोगों को थोड़ा खामियाजा उठाना पड़ा, और जो गरीब देश थे वो अपेक्षाकृत अमीर होने लगे। तो इन्हीं के चलते धीरे धीरे यूके की एंट्री तो हो गई, लेकिन उसके अंदर से भी एक आवाज़ उठने लगी, और ब्रिटिश लोगों को धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी सामाजिक सोच और अपनी पहचान खो देने का डर सताने लगा। और इसके ज्वाइन होते ही 2 वर्ष बाद मीन्स 1975 में एक जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 67% लोगों ने फेवर किया कि उन्हें यूरोपीय यूनियन के साथ ही रहना है। तो ध्यान रखिएगा, ये 2016 में दूसरा जनमत संग्रह हुआ, इसके पहले 1975 में एक हो चुका है। अब 1992 में ईईसी ईयू बन गया और मोर ज़्यादा पॉलिटिकल हुआ। साथ ही यूके जो था उसने हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशलिटीज़ इंजॉय करी है यूरोपीय यूनियन में, जैसे वो शेंजन एरिया में नहीं आता, और साथ ही जो यूरो जोन की जो मुद्रा है, यूरोपीय यूनियन की जो एक मुद्रा है जिसमें काफ़ी देश हैं, उसका भाग यूके नहीं रहा। लेकिन फिर भी क्या कारण रहे जिसके कारण से उसने मेन 2016 में अपना जनमत संग्रह करवाया, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण था यूके आईपी पार्टी का बढ़ना। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी। इस पार्टी का जन्म ही राष्ट्रवाद के बेस पर हुआ था, और इसने धीरे 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 अपने पेट पूरी यूके में बढ़ाने लगा। और आश्चर्य की बात, जब 2016 में यूके यूरोपियन पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ उसमें यूके आईपी को 27.5% वोट मिले। वहीं लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी को क्रमशः 25 से 24% वोट मिला। अब ये एक बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि 1906 से लेकर तो 2014 तक के इतिहास में
यूके में सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, इन दोनों का ही दबदबा रहा। इस पार्टी का उभरना इस इलेक्शन में ये बता रहा था कि जो ब्रेग्जिट की जो वॉइस है वो यूके में धीरे धीरे काफ़ी गहरी हो रही है। बट ध्यान रखने वाली बात यहाँ ये है कि ये यूके यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन थे। वहीं फिर नेक्स्ट ईयर यूके में जनरल इलेक्शन हुए। इस जनरल इलेक्शन में हालांकि यूकेआईबी को मात्र 12.7% ही वोट मिला, वहीं कंजर्वेटिव पार्टी ने लीड हासिल करी और 37% वोट मिला, वहीं लेबर पार्टी 30% वोट मिला। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के जो पीएम पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने ये अपने जब चुनाव के समय जनता के पास गए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम ब्रेग्जिट को लेकर जनमत संग्रह करवाएंगे। और उन्होंने जैसे ही अपनी सरकार बनाई उसके बाद 2016 में एक जनमत संग्रह करवाया, जिसमें दो ऑप्शन दिए गए कि या तो आप लीव करो और या फिर आप रिमेन रहो। तो इस जो जनमत संग्रह था, इसके मेन इश्यूज क्या थे, हम पहले उनको देखते हैं। तो एक तो यूके आईपी ने जो राष्ट्रपति बढ़ाया था, एक वो था। दूसरा एक इमिग्रेशन का इशू था। अब इमिग्रेशन ये हमेशा से यूके में एक बहुत ही बड़ा इशू बना रहा है, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा होने के कारण वहाँ पर जॉब के लिए उन यूरोपीय यूनियन की कंट्री से कोई भी आ जा सकता था। और इन सारी चीज़ों से यूके को हमेशा कुछ ना कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता था। हालांकि अगर आप इमिग्रेशन की बात करेंगे तो उसमें जो यूरोपीय यूनियन से भी ज़्यादा, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ से इमिग्रेशन वहाँ ज़्यादा होता है। लेकिन 2016 आते आते ये इमिग्रेशन लगभग दोनों का बराबर हो गया। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पीपल जो वहाँ के लोग थे उनके मन के अंदर शंकाएं पैदा हुई। साथ ही साथ जो राष्ट्रीयता की भावना है वो एक प्रबल होती गई। और दूसरी, कॉस्ट ऑफ मेंबरशिप, मतलब यूरोपीय यूनियन में दो तरह की कंट्री है, या तो वो नेट कंट्रीब्यूटर है या तो नेट बेनिफिशियर है। और 2015 तक जो यूके था वो सेकंड हाईएस्ट नेट कंट्रीब्यूटर था जर्मनी के बाद। तो वहाँ के जो यूके के लोग हैं उनका ये कहना था कि इतना जो हम पैसा खर्च करते हैं, मीन्स लगभग 350 मिलियन पाउंड, ये हर वीक यूके को खर्च करना पड़ता है यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए। तो उनका कहना था कि इतने पैसे में हम हमारा हेल्थ सिस्टम को बहुत बेहतर कर सकते हैं। हालांकि ये एक पक्ष है, इसका दूसरा पक्ष इसका अपोजिट बोलता है मात्र हमें 115 मिलियन पाउंड खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी थे। और एक जो था वो ईयू का एक्सपांड होना। जी हाँ, लगातार यूरोपीय यूनियन एक्सपांड हो रहा है और अभी हाल ही में इसमें 5 नई कंट्रीज के एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें अल्बानिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया और टर्की। बाकी के 4 देशों में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन टर्की को लेकर हमेशा प्रॉब्लम यूके को रही है, क्योंकि उसका सेफ्टी कंसर्न है यहाँ पर। क्योंकि टर्की की जो बाउंड्री है वो सीरिया से टच होती है और सीरिया आप लोगों को पता है आईएसआईएस का मेन गढ़ है। जी हाँ। और साथ ही जो टर्की की पॉपुलेशन है वो लगभग 76 मिलियन पीपल है। तो अगर टेक्निकली वो यूं में शामिल हो जाता है तो ये 76 मिलियन पीपल यूके में इंटर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इशू हो सकता था। हालांकि मैं आपको यहाँ ये बता दूँ, टर्की की मेंबरशिप यूरोपीय यूनियन में इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 1987 से उसने एप्लीकेशन दे रखा है और जिस पर अभी तक काफ़ी बात चल रही है। अब इसके बाद 2016 का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में सबको चौंका दिया। 51.9% लोगों ने यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के पक्ष में वोट दिया, वहीं 48.1% लोगों ने ईयू में रहने के पक्ष में वोट किया। अगर आप इसका वोट शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इंग्लैंड और वेल्स, ये जो दो हैं, इन जिनको हम ब्रिटिश पीपल्स के नाम से जानते हैं, इन लोगों ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। वहीं साथ में नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और लंदन, इन लोगों ने यूरोपीय यूनियन में रहने में वोट दिया था। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल हम यूनाइटेड किंगडम का वोट शेयर देखें तो 51.9% लोग ऐसे थे जिन्होंने इससे बाहर आने के पक्ष में वोट दिया था। तो जैसे ही रिजल्ट आया, डेविड कैमरून
जो पीएम थे उन्होंने इस अपने पद से इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने कहा कि अब कंट्री को शायद दूसरे किसी लीडर की तलाश है और वो उसमें फिट नहीं बैठते हैं। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद फिर थेरेसा मे वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी। अब उनके कंधों पर ब्रेग्जिट की औपचारिकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने हालाँकि काफ़ी हद तक इसमें सफलता प्राप्त की और जो लिस्बन संधि मीन्स वो है जो कि पूरा ईयू के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में क्या रिश्ते रहेंगे, कैसे कोई कंट्री एंटर करेगी, कैसे कोई जाएगी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने लिस्बन संधि के आर्टिकल जो 50 होता है उसके तहत ब्रेक्सिट की औपचारिक जो लेटर था वो ईयू के अध्यक्ष को दे दिया और 29 मार्च 2017 को ब्रेक्सिट का जो द ग्रेट रिपेल बिल एंड डेलीगेटेड पावर नाम से जो बिल था वो प्रकाशित किया गया। अब यहाँ तक तो थेरेसा मे की यात्रा लगभग आसान थी, लेकिन इसके बाद उनकी मुसीबतें शुरू हुई कि ब्रेग्जिट जो होगा उसमें यूके किस कंडीशंस में अलग होगा, उसका फिर बाद में क्या स्वरूप होगा, उसके किस तरह से ट्रेड डील होगी ईयू के साथ, ईयू की अलग कंट्रीज और दूसरे देशों के साथ, वो सारी चीज़ें तय करनी बाकी थी। तो थेरेसा मे ने ईयू के साथ मिलकर एक मसौदा तैयार किया जिसे चेकर्स प्लान कहते थे। इस चेकर्स प्लान्स में ये बताया गया है कि जैसे जो नॉर्वे और आयरलैंड या नॉर्वे और ब्रिटेन के बीच की जो बॉर्डर होगी वो हार्ड बॉर्डर नहीं होगी, सॉफ्ट बॉर्डर होगी और ब्रिटेन को हक होगा कि वो खुद की शर्तों पर व्यापार कर सके। लेकिन और समान एक कृषि नीति की भी बात हुई थी, लेकिन इस चेकर्स प्लान को कैबिनेट ने मानने से इनकार कर दिया और यहीं से थेरेसा मे की भी मुश्किलें शुरू हो गई। बाद में 2019 में बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बने और अब पूरी बागडोर उनके कंधे पर आ गई कि उन्हें किस तरह से इसको एग्जिट करना है। अब उनका मेन काम था कि एक ट्रांजिशन फ्रेमवर्क तैयार करना। जी हाँ, अब उन्होंने बोला कि जो भी हमारे बीच में किस तरह के ब्रेग्जिट के बाद का सिस्टम रहेगा उसके उसको हम डिसाइड करेंगे एक निश्चित टाइम फ्रेम में, जिसे हमने ट्रांजिशन फेज के बारे में बोला। तो 31 जनवरी 2020 को फाइनली ईयू से अलग हो गया यूनाइटेड किंगडम और ट्रांजिशन फेज में आ गया। वहां से ट्रांजिशन फेज जो स्टार्ट हुआ है वो चलेगा 31 दिसंबर 2020 तक। इस ट्रांजिशन फेज में सारी चीज़ें यूके को डिसाइड करनी है कि उसका मॉडल किस तरह से रहेगा। अब यहाँ पर यूके के पास लगभग 4 से 5 ऑप्शंस हैं कि उसका किस तरह से रिलेशन रहेगा। एक जो कि सबसे ज़्यादा फेमस माना जा रहा है वो है कैनेडियन ऑप्शन। उस ऑप्शन में ये है कि लगभग 98% जो टैरिफ लाइन रहेगा बिटवीन ईयू एंड यूके वो टैरिफ फ्री रहेगा और बोथ साइड जो रहेंगी वो एक दूसरे को पब्लिक रिक्वायरमेंट की इजाज़त देंगी। तो इस पर काफ़ी हद तक सहमति बन सकती है, लेकिन अभी क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता। वहीं एक दूसरा मॉडल है नॉर्वे टाइप मॉडल, जिसमें ऑलमोस्ट वो ईयू का हिस्सा ही रहेगा लेकिन पॉलिटिकली उसका हिस्सा नहीं रहेगा, बस बाकी सब वैसा के वैसे रहेगा। एक ऑस्ट्रेलियन मॉडल है जो कि पूरी तरीके से बेस है डब्ल्यूटीओ ट्रेड के रिलेशनशिप में, जिस तरह से डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स आपस में ट्रेड करते हैं उस पर बेस्ड है। तो इनमें से क्या डिसाइड होगा ये आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा, लेकिन बेसिकली ये है कि कनाडियन टाइप मॉडल ज़्यादा चल सकता है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या होगा? तो ब्रेग्जिट का फैसला तो ले लिया गया है ईयू ने भी और यूके ने भी, लेकिन इसका असर अन्य देशों के साथ साथ भारत पर भी पड़ेगा। भारत यूके को अपने लिए एक विंडो मानता था जिससे वो ईयू में अपना व्यापार करता था। तो भारत की कई कंपनियों के सेटअप जो हैं वो यूके में हैं और भारत में एक एफडीआई का काफ़ी बड़ा स्रोत भी है यूनाइटेड किंगडम। साथ ही जो यूके का जो फ्री मार्केट सिस्टम है उसमें डील करने के लिए हम यूके से काफ़ी आसानी से वहाँ जाते थे और आसानी से कारोबार होता था, लेकिन ब्रेग्जिट के बाद अब ये चीज़ संभव नहीं है और भारत को हर एक देश के साथ या ईयू के साथ एक अलग से डील करनी पड़ेगी। और लेकिन यहाँ यूके को भी भारत की ज़रूरत है क्योंकि उन्हें सर्विसेज चाहिए और साथ ही एक मार्केट चाहिए। तो सर्विसेज भारत प्रोवाइड कर सकता है और एक भारत बहुत बड़ा इमर्जिंग मार्केट है जिसका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ब्रिटेन से अलग होने से भारत को
नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा डील पर। अब भारत अभी ये वेट कर रहा है कि किस तरह की डील यूके और ईयू के बीच में होती है, उसके बाद वो अपना बायलैटरल ट्रेड करेगा यूके के साथ और साथ ही ईयू के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको इससे समझ में आया होगा कि किस तरह से ब्रेग्जिट हुआ है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और आगे आने वाला ये ट्रांजिशन फेज किस तरह से चल रहा है और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है और साथ ही इसका भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।